नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव यादव है और मैं बात करूंगा भारत में चल रहे कृषि कानूनों के विवाद को लेकर। 5 जून 2020 को भारत में 3 नए कृषि कानून लागू किए गए। तब से लेकर आज तक किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अब वो थोड़ा सा उग्र और असामान्य रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में हुई 26 जनवरी की घटनाओं ने इस चीज़ को थोड़ा सा दुनिया के आगे और ज़्यादा हाईलाइटेड कर दिया है। मैं इन कृषि कानूनों के बारे में सबसे पहले अपने देश के किसान बंधुओं को इनको संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या उनके द्वारा किया जा रहा विरोध सही है अथवा गलत है। इन तीनों कृषि कानूनों में से हमने एक एक प्रावधान को चुना है जिससे कि हम किसानों को अपनी सरल भाषा में समझा सकें। पहला प्रावधान कानून का ये है कि किसान अपनी फसल को अपने राज्य में या फिर किसी दूसरे अन्य राज्य में जहाँ पर उसको उचित मूल्य मिला है उस पर बेच सकता है और इसके लिए उसको ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू या मोबाइल SMS के थ्रू दूसरे राज्य का उस अनाज का, उस दलहन या खाद्य पदार्थ जो भी है, आलू प्याज, उसका उसको दाम मिल जाएगा। यहाँ तक तो ये प्रावधान सही है, अच्छा लगता है। इस प्रावधान को लेकर किसानों की चिंता क्या है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पहली बात तो ये कि डिजिटल इंडिया कंसेप्ट भले ही देखने सुनने में अच्छा लगता हो, लेकिन हमारे देश का किसान अभी इतना एजुकेटेड और इतना समझदार नहीं और इतना डिजिटली इम्प्रूव नहीं हुआ है कि वो उसको हर किसान तक ये चीज़ सुगम हो या हर किसान इसको आसानी से समझ पाए और ऐसा कर पाए। फिर भी मान लेते जैसे तैसे किसी के सहारे से वो करता है और दूसरी जगह की रेट लेता है, तो दूसरे राज्य में भी किसान है और वहाँ पे वो फसल का उत्पादन करते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि दूसरे राज्य में यदि जाते हैं और उसको मूल्य ज़्यादा मिलता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है फसल को वहाँ तक ले जाने के लिए वो किसी न किसी वाहन से लेके जाएगा, तो उसको खर्चे को उसमें मर्ज करके क्या किसानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी दूसरे राज्य में फसल का मूल्य इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि उसके राज्य से, किसान के राज्य से तुलना करने पर वो मूल्य दोगुना हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रावधान है या जो इस तरह से किसान के दूसरा जो मूल्य बेचने की जो प्रक्रिया है, इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए इतना प्रासंगिक नहीं है। दूसरा प्रावधान इन कानूनों में किया गया अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत किसान और व्यापारी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। इससे व्यापारी कहता है किसान से कि वो फसल बोने के समय उसको एक मूल्य बताएगा कि इस मूल्य पर वो किसान की फसल को खरीदेगा। किसान के लिए संतोषजनक है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि कम से कम उस मूल्य में उसकी फसल खरीदी जाएगी। अगर उसको अच्छा लगेगा तो उस फसल को बोएगा, अन्यथा नहीं बोएगा या उससे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अब ये भी अच्छा देखने में लग रहा है। अब इसमें किसानों को क्या संदेह है, क्या डाउट्स हैं, उनको हम थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो भारत में सीमांत किसान है। सीमांत किसान उन्हें कहते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, अर्थात मध्य प्रदेश की भाषा में किया जाए तो 5 बीघा को 1 हेक्टेयर के बराबर माना गया है। तो बहुत ही कम है जिनके पास इतनी ज़मीन हो। अब देखना ये होगा कि अगर इसके लिए एक प्रावधान किया गया कि सरकार ग्राम का जो मुखिया, जैसे ग्राम प्रधान है या कोई सचिव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, ऐसे एक कॉन्टैक्ट किया जाएगा, इन सबको उसमें रजिस्टर्ड करा के किसान अपनी फसल को उगा सकता है। अब उसमें समस्या क्या हुई, वो ले तो लेगा लेकिन बाद में अगर कहीं MSP की वैल्यू ज़्यादा आती है तो किसान उसको बेचने के लिए बाध्य होगा। दूसरी बात होती है किसानों को इस प्रावधान से ये डर है कि ऐसा कर देने से कहीं जो हमारे देश में चल रही हैं मंडियाँ जहाँ पे किसान साल में कभी भी फसल बेच सकता है, वो बंद ना हो जाए। हालांकि इसमें एक बात ये भी सामने निकल के आता है कि भारत में किसान 6% किसान ही मंडियों में अपनी फसल बेच पाता, बाकी 94% जो किसान है वो फसल को ऐसे ही जहाँ तहाँ बेचते हैं, जो भी करते हों। हालांकि वो एक अलग विषय है। इससे किसानों के दिमाग में ये डाउट आता है कि मंडियाँ भी बंद हो सकती हैं और उनको मजबूरी में बेचना पड़ेगा और वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और ये चीज़ स्पष्ट तौर पर किसानों को समझ में कुछ नहीं आ रही है। तीसरा प्रावधान है, उसमें क्या किया गया, सरकार ने कहा है कि व्यापारियों को पहले प्रतिबंध लगा दिया जाता था, उनके गोदामों पर छापे पड़ते थे। अब कहा है कि किसी असामान्य परिस्थितियों में ही सरकार एक नियम बना सकती है और उनको प्रतिबंधित कर सकती है और माल को या जो अनाज या फसल, कृषि उत्पादन की जो भी फसलें हैं या जो अनाज है या खाद्य पदार्थ हैं, उनको स्टॉक नहीं किया जा सकता या फिर वो उनका व्यापार नहीं कर सकते। और वो असामान्य परिस्थितियाँ कौन सी हैं, या तो युद्ध होता है या अकाल पड़ता है या असामान्य वृद्धि होती है। सामान्य वृद्धि से ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने लगे या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। ऐसे में देखना होगा असामान्य परिस्थितियों में तो वैसे ही देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, वो स्वाभाविक है। और नहीं होता है तो जो व्यापारी वर्ग है किसानों से कम दाम में फसल को खरीदेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे।
और जैसे कि एक सबसे अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं आलू का, और आलू चिप्स का एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है। एक किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में बहुत समय तक नहीं रख पाता, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, और कभी कभार नहीं कहना गलत हुआ, कई बार ऐसा होता है कि कोल्ड स्टोरेज की जो किराया खर्चा होता है, जो उसका खर्चा होता है, देना होता है किसानों को, कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी जितने की उसमें उन्होंने आलू वगैरह या कोई फसल रखी हुई है, प्याज जैसे कोई भी, तो उसको उतनी मूल्य का वो फसल नहीं होती है, तो वो मजबूरी उससे निकालते भी नहीं, वहीं पे बेच देते हैं, या फिर जैसे ही खेत से उत्पादन होता है वैसे डायरेक्ट मंडियों में बेचना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी होती है। चूँकि किसान तो ज़्यादा खर्च या उसको स्टोर करने में सक्षम नहीं है और उसको परिसर की ज़रूरत रहती है। व्यापारी वर्ग एक आलू को उससे एक चिप्स बना के 20 रुपये का पैकेट बेचते हैं, और उसमें हवा और कुछ केमिकल्स भर के, और उसको वो सालों तक या 1-2 साल तक कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं। इससे किसान के मन में ये द्वंद्व आ रहा है कि वो तो अपनी फसल को स्टोर नहीं कर सकता, भंडारण नहीं कर सकता, और व्यापारी कर सकते हैं। और इन सब ओवरऑल तीनों कानूनों को लेकर सबसे ज़्यादा किसान के मन में जो द्वंद्व है वो है कि एमएसपी का क्या हुआ, क्या सरकार जो सरकारी खरीद होती है उससे तो हटना नहीं चाहती है। इस प्रकार फिर इन सब चीज़ों को, ये तो इसकी मूल विशेषता है। फिर इसके बाद में जो किसानों का इतना उग्र आंदोलन हो रहा है, उसको होता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन करता ज़रूर से ज़्यादा चीज़ें कम ज़्यादा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात किसानों की चिंता, इस बात से भी है क्यों यहाँ पे पुलिस प्रशासन को लगा दिया है, लेकिन कोई कृषि कानून मंत्री है हमारे देश के, या फिर सरकार की ओर से कोई एकदम स्पष्टीकरण नहीं आ रहा जिससे किसानों को संतोषजनक कोई बात मिल सके, जिससे वो संतुष्टि कर सकें। तो अब देखना ये होगा क्या किसान किसी स्थिति में इस विरोध प्रदर्शन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ऐसा क्या तरीका सरकार को अपनाना चाहिए कि किसान इस विरोध प्रदर्शन को रोक दें या फिर वो संतुष्ट हों। क्योंकि हर इंसान के अपनी सोच, अपनी मांग, अपने विचार होते हैं। इतना तो कहना शायद सही नहीं होगा कि इसकी कोई एक सुझाव या कोई एक तरीका निकाल से इससे विरोध रुक जाए, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा एक सुझाव या जो विचार आता है उसे मैं अपने देश के किसान भाइयों के सामने रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा यदि किसी माध्यम से सरकार तक वो पहुँचे, मैं ज़रूरी नहीं कि मैं ही जाके उनसे बोल दूँ, कैसे भी पहुँचे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक मेरी नज़र में जो बेस्ट सुझाव इसका सबसे अच्छा वो ये है कि इसके लिए सरकार को चाहिए कि एमएसपी जिसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर सरकार हर साल कुछ फसलों के मूल्य को बोलता है, अनाज को, कि उस पर वो सरकार खरीदेगी, और सरकार उसको खरीदती भी है। जैसा कि अब देखते हैं सरकार अपना स्पष्टीकरण दे वो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो फसल को, अनाज को, दलहन तिलहन जो भी है सबको खरीदेगी, सबके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करे। और उसमें साथ में ये भी स्पष्ट करे कि साल भर, चूँकि ऐसा देखा जाता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जो फसल को खरीदती है वो कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए, 30 दिन 40 दिन के लिए ही खरीदती है। इससे सभी किसान भाई अपनी फसल को बेच नहीं पाते और उनको मजबूरी में मंडियों में या निजी व्यापारियों को बेचना होता है। तो इसका मेरी नज़र में जो सबसे उचित सुझाव है वो यही है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्पष्टीकरण दे और उसको साल भर उस मूल्य पर किसान द्वारा उपजाई आने वाली सारी फसलों को साल भर खरीदे। और वो मूल्य इस तरह से निर्धारित होना चाहिए कि किसान की फसल में जो लागत खर्चा आता है उस खर्चे को काट दिया जाए, कुछ उसकी मेहनत को काट दिया जाए, उसको अलग करके फिर उसको प्रोत्साहन के रूप में और उस जो अपनी फसल उगाता है उसके रूप में एक ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाए, उसकी गणना करा के, कैलकुलेशन करा के, जिससे कि किसान संतुष्ट हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी किसान के पास एक हेक्टेयर भूमि है, अर्थात 5 बीघा ज़मीन है, और उस पर उसने गेहूँ की फसल बोई है, और यदि किसान का साल भर का खर्चा उसमें 10,000 रुपये आता है, उसमें सरकार को चाहिए कि ये किसान अपने उस खर्चे में अपनी कितनी मेहनत को जोड़ना चाहता है। सपोज अगर सरकार को लगता है या सरकार की जो अधिकारी या जो समिति या कमेटी नियुक्त करेगी वो बताती है कि 5,000 या 10,000 रुपये साल का उसको अपना मेहनत आना चाहिए, इस तरह से 20,000 रुपये तक उसका इनपुट माना जाएगा। उसके बाद उसने फसल को उगाया है उसके रूप में वो कितना दे रहा है। अगर सपोज उसकी फसल अगर 20 कुंटल होता है तो अगर उसको सरकार 2,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदती है तो इस प्रकार से 40,000 रुपये की उसकी फसल हो जाती है। अब इसमें किसान और सरकार ये देखेगा कि हाँ किसान इतने से खुश है। इस चीज़ के लिए उच्च स्तरीय जो समाज विशेषज्ञ है, अर्थशास्त्री है, उनसे इस पे सलाह करके ऐसे मूल्य को निर्धारित किया जाए जिससे किसान खुश रहे और उससे
ये तो निश्चित है कि सरकार उस मूल्य पर खरीद के निजी व्यापारियों खुद भी बेच सकती है, ऐसा कोई प्रावधान कर सकती है। ऐसा करने पर मैं आशा ही नहीं, मुझे तो लगता है शायद समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। मेरा मत ये है कि इससे किसान खुश होंगे, संतोषजनक उन्हें जवाब मिलेगा। जैसे जिन लोगों को भी अगर हमारी बात से जो स्पष्ट है वो अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अगली बार नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि आखिर ये जो विरोध हो रहा है वो किस हद तक सही है, कहाँ पे गलत है, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में, इन सब के बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, आपके बीच में आएंगे। बस जब हमें आपकी प्रतिक्रिया मिलेंगी कि आप हमारे विचारों से, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से कितने सहमत हैं और कितने संतुष्ट हैं और कितनी सी बात आपको समझ में आई। इसके बाद भी आपको हमारे देश के प्रिय किसान बंधुओं को चीज़ ना समझ में आई हो तो वो हमसे अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से इसके बारे में और स्पष्ट जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।